Hello friends, a very warm welcome to you once again in my channel गीज़ा एजुकेशन। आप सभी शिक्षक गण, विद्यार्थी गण, उन सारे लोगों का जो सब हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज अगेन हम उपस्थित हुए हैं यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है इसके बारे में जानेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे आपसे करनी है। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and do press the bell icon next to it so that every time I make any such informative videos for you, it may be available to you as soon as I make it. जल्दी से जल्दी ये सूचना आप तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चीज़ों को प्रमोट करें, ताकि ऐसे ही मैं इंस्पायर होता रहूँ आप सबसे और तहे दिल से आपके लिए पूरे मन से अच्छे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और आपकी परेशानियों को सॉल्व करने वाले बनाता रहूँ। ओके, कटिंग द शो शॉर्ट वंस अगेन, वी आर गोइंग टू कम टू द टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट। AC में लिख देता हूँ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए पहले मुझे समझना होगा डायरेक्ट करंट क्या है। देखिए, ऐसा है, हमारे पास ऐसे कई सोर्सेज हैं जो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं और ऐसे भी कई हैं जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट आर दोज टू सोर्सेज? लेट्स डिस्कस। जो हमारी बैटरी है, जो हम, चाहे वो फ़ोन की बैटरी हो या हमारे इन्वर्टर की बैटरी हो, किसी प्रकार की बैटरी हो, ये जो करंट प्रोड्यूस करती है वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, जनरली। और अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से जनरेट करते हैं। जो करंट आपके घर में आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। वो करंट कहीं ना कहीं किसी पावर स्टेशन से आ रहा है, चाहे वो थर्मल पावर हो, चाहे वो हाइड्रो पावर हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा है आपके डायनेमो से, आपके जनरेटर से पैदा होने वाला करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या एग्जैक्टली? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि चेंज होता हुआ करंट। जो करंट अल्टरनेटिंग है, इसका मतलब लगातार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लगातार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यानी अगर मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं आपको, तो मैं ये कहूं कि टाइम के साथ ये करंट इस प्रकार से वैरी कर रहा है, बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो ये करंट भी बढ़ रहा है। तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है और फिर वहाँ से वो घटना शुरू कर देता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, ज़ीरो हो जाता है। फिर दूसरे डायरेक्शन में उसकी पोलैरिटी बदल जाती है, दूसरी डायरेक्शन में वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर कोई किसी पोजीशन में मैक्सिमम होता है वो, और फिर वो लगातार घटता जाता है, घटता जाता है और फिर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के वेरिएशन को हम लोग कहते हैं साइनोसॉइडल वेरिएशन, क्योंकि एक साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साइन वेव का एक पीरियड है। साइन वेव लगातार ऐसे ही चलती जाती है। हर 2 पाई के बाद, 0 से 2 पाई इसकी पीरियड होता है। इस 2 पाई के बाद यही साइकिल फिर से रिपीट होती है और लगातार ऐसे ही साइनोसॉइडल वेरिएशन चलता जाता है। इसको वेव फॉर्म भी कहते हैं। ये साइन वेव कह दें या साइनोसॉइडल कह दें, ये एक वेव के चलने का तरीका है। ये सारी चीज़ें आप साउंड वेव्स में भी पढ़ेंगे। साउंड वेव्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। जो भी चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है या जो भी चीज़ वेव मोशन कर रहा है, उसकी इक्वेशन भी ऐसे ही लिखी जाती है। अब पहले इसको समझ लो, ये है क्या। इस प्रकार के वेरिएशन वाली चीज़, जिसमें चीज़ एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी लगातार टाइम के साथ, करंट जो है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस, और ये एक्सेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। टाइम बढ़ने के साथ करंट लगातार बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम होता है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, घट रहा है, ज़ीरो हुआ, दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर दूसरे डायरेक्शन में घट रहा है, ज़ीरो हुआ। बस यही साइकिल लगातार चलती रहती है। घर में आने वाला जो आपका करंट है, लगातार उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो फिर आप कहेंगे कि मुझे तो लाइट लगातार जलती हुई दिखाई देती है, कोई बल्ब लगाता हूँ तो जलता बुझता तो दिखाई नहीं देता है वो। Do we see anything of that sort? If we say that the household current is the alternating one, then the current is changing its value every now and then. It means that the bulb which is getting the current out of that source, out of that alternating one, it must fluctuate because it is getting an increasing current and then decreasing current. So why it is not fluctuating? It is fluctuating, but your eyes is not susceptible, your eyes is not perceptible.
आपकी आइज़ उसे महसूस नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। अगर मैं किसी हाई रेजोल्यूशन कैमरा से बहुत ही ज़्यादा फ्रेम्स उसको स्लो कर दूं तो वो तुम्हें जलता बुत्ता दिखाई देने लगेगा। ठीक है, बहरहाल वापस आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, चेंज होता हुआ करंट है। लगातार ये करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बस यही चल रहा है। बढ़ रहा है, घट रहा है, दूसरे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, इस प्रकार का वेरिएशन जो हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी मीन पोजीशन के अबाउट कोई पार्टिकल ऑक्सीलेशन कर रहा है। इसको आप डिस्प्लेसमेंट मेथड से नहीं देखें, ये केवल ये दिखा रहा है कि टाइम के साथ कोई क्वांटिटी बढ़ रही है। ये वाली क्वांटिटी टाइम के साथ आप देखिए, इस टाइम पर ये क्वांटिटी ये हुई, इस टाइम पर ये क्वांटिटी ये हुई, इस टाइम पर मैक्सिमम हो गई, फिर इस टाइम पर ये क्वांटिटी कम हो गई, फिर और कम पे फिर देखो वापस आ रही, एक बार यहाँ तक ये लगातार बढ़ती गई, फिर आगे जा रहे हैं तो ये घटती जा रही है, इस पॉइंट पे ज़ीरो हो गई, फिर यहाँ पहुँचे तो इस टाइम पर देखो ये क्वांटिटी फिर बढ़ रही है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में, और आगे दूसरे डायरेक्शन में, और आगे मैक्सिमम हो गई, और आगे टाइम पे चले तो अब कम होने लगी, देखो ये, फिर आगे चले। भाई हम कैसे अपने ग्राफ से एक्स और वाई को रिलेट करते हैं? ग्राफ से दोनों एक्सिस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो इस इंस्टेंट पर ये कितना है और ये कितना बता देता है, ये इस इंस्टेंट पर ये कितना है और ये कितना है ये बता देता है। ठीक है, तो हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं इससे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हमें एक फ्लक्चुएटिंग करंट मिला है, तो अगर मुझे एक फ्लक्चुएटिंग करंट मिला है, इफ़ वी गॉट अ फ्लक्चुएटिंग करंट, then how do we represent it? We are going to represent it with a what? With a sinusoidal equation. I is equal to I naught sin omega t plus phi. अब आप कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या बता रही है भाई, ये इक्वेशन क्यों लिख दी आपने? देखिए ऐसा है, जब भी कोई बॉडी साइनोसॉइडल वेरिएशन करती है, यानी इस प्रकार से वेरिएशन करती है, एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, फिर घटती है, ज़ीरो होती है, फिर बढ़ती है दूसरे डायरेक्शन में, फिर घटती है, ज़ीरो होती है, और यही सिलसिला चलता रहता है। जब भी कोई क्वांटिटी ऐसे करती है, ये एक वेव मोशन है, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस इक्वेशन में, y इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस फाई। अब ज़रा बात कर लें भाई ये क्या चीज़ है, जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मत समझिए, ऐसा नहीं है कुछ भी बहुत बड़ा लिख रहा हूँ मैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। देखिए ऐसा है, इस एक्सिस से मैं एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस एक्सिस से मैं वाई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए ये पूरा ये एक एंगल ही है, ठीक है, ये पूरा चीज़ एक एंगल है, ये थीटा प्लस फाई एक एंगल है। ये फाई का क्या मतलब है यही बताऊंगा, और ये थीटा प्लस फाई का क्या ये पूरा एंगल है। तो ये जो एंगल, देखो एक काम करते हैं, आप इस चीज़ को अभी केवल थीटा ले लीजिए, चलिए आसानी करने के लिए, y इज इक्वल टू साइन थीटा। डो नॉट वरी, इट्स वेरी सिंपल। किसी भी थीटा पर जब उसका साइन लोगे तो वो a साइन थीटा, जिसमें a जो है एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये, इसके बराबर, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये है क्या एक्चुअली, जब भी कोई बॉडी साइनोसॉइडल मोशन कर रही है, यानी कि इस तरीके का मोशन कर रही है, उस समय उसकी डिस्प्लेसमेंट इंस्टैंटेनियस, वो कहाँ पे है पार्टिकल, इंस्टैंटेनियस उसकी लोकेशन क्या है, उसको निकालने का तरीका है ये वाई उसकी इंस्टैंटेनियस लोकेशन बताएगा, इंस्टेंटली वो कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है। तो ये इस पूरी इन्फॉर्मेशन से पहले पड़ेगी हमको थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, जो भी थीटा होगा उसका साइन लेंगे, ए के साथ ए हम जानते हैं मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ए कितना है वो हम बता देंगे, उसके हिसाब से हमारा वाई आ जाएगा। इसी प्रकार से चूंकि हम करंट, अब यही बात है कि थीटा की बात हो रही है, तो हम इस चीज़ को हम लोग फेस कहते हैं। देखिए फेस क्यों ज़रूरी है, आप ज़रा क्लियर कीजिए फेस क्यों ज़रूरी है। आप कहें कि बॉडी इस लोकेशन पे है, हम इसको पता कर सकते थे, लेकिन इस लोकेशन पे यानी इतनी दूरी पे बॉडी दो बार हो सकती है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे। तो कैसे पता लगेगा कि वो यहाँ है कि यहाँ है? इससे, जब थीटा पता होगा तो उससे पता चलेगा कि इस थीटा पे, क्योंकि इस जगह पर थीटा कुछ और होगा, इस जगह पे थीटा कुछ और होगा। इनफैक्ट ये वाली दूरी फिर से आपको अगर केवल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखें तो मान लेते हैं उतनी दूरी आप यहाँ पे ले लीजिए, देखो फिर तुमको दो ऐसे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो केवल मैग्नीट्यूड कहाँ पे है वो ये पता करना
जब तक कि हमारे पास उस चीज़ का साइन नहीं है, उस चीज़ का एंगल का साइन नहीं है, तब तक हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। ठीक है, बहरहाल ये बात अभी इतनी ज़रूरी नहीं थी, मैंने फिर भी डिस्कस कर दी, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब एक करंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार वेरी कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। इस करंट की, ये करंट की इंस्टैंटेनियस इक्वेशन है। क्या ये इंस्टैंटेनियस इक्वेशन? बिकॉज द करंट इज रेगुलरली चेंजिंग, एवरी नाउ एंड देन इज चेंजिंग। सो एट एनी इंस्टेंट करंट क्या है वो हमको इस इक्वेशन से पता लगेगा। वी आर गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन बाय दिस इक्वेशन। ओके, अब ये क्या चीज़ है भाई? ये पूरी चीज़ को हम लोग फेज कहते हैं, यानी वो कहाँ पे है एग्जैक्टली। ये फाई क्या है? इस फाई को सब आप लिख लीजिएगा, इस फाई को हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। जब एग्जैक्टली साइकिल हमारे रेफरेंस पॉइंट से शुरू होती है तो हम ये कह सकते हैं फाई हमारा ज़ीरो है, यानी इनिशियल फेज ज़ीरो है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि मान ले दो करंट को आपस में आप कंपेयर कर रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा कि वो दोनों करंट एक ही वक्त पर प्रमोट हो रहे हैं कि एक करंट दूसरे करंट से आगे पीछे है? ये पता करने के लिए ये इनिशियल फेज बहुत ज़रूरी होता है। मान लेते हैं π/2 के बाद दूसरा करंट अगर रिलीज़ होता, करंट अगर दो करंट आपस में π/2 आगे पीछे हैं, तो दूसरे करंट की साइकिल, तो आप ये देख सकते हैं ना कि इतना वो आगे चला गया, यानी कि उसको इतना पीछे लाएंगे तब वो करंट ये वाला बन पाएगा। तो फाई हमको ये बताता है, एक्चुअली सिंपल से शब्दों में फाई हमको ये इनिशियल फेज बताता है कि कोई करंट अपने रेफरेंस, अगर ओरिजिन से बात कर रहे हैं, अपने रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहे हैं, कि रेफरेंस मतलब टाइम की शुरुआत t इज इक्वल टू 0, ये है हमारा रेफरेंस, यानी कि टाइम की शुरुआत अगर हमने t मान ले, हमारा रेफरेंस हो गया टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड पे एक करंट निकला और एक करंट 2 सेकेंड पे निकला, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, यही हमें ये बताएगा। इस टाइम, एक रेफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कोई कितना आगे पीछे है वो हमें इससे पता लगता है। मान लेते हैं कोई π/2 आगे या पीछे है, तो आप अगर वो इतना आगे से, मान ले दूसरा करंट ऐसे जनरेट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि उसके जनरेशन में π/2 एंगल का डिफरेंस है ना, यानी कि π/2 का फेज डिफरेंस है उसके बीच में। तो यहाँ पर अगर एक करंट की इक्वेशन, अब अगर एक यहाँ शुरू हो रहा है तो उसके लिए आपका फाई 0 हो गया, ठीक है, वो केवल ω/t हो गया। और दूसरे वाले करंट की इक्वेशन लिखेंगे, अगर मान लेते हैं सेम टाइप का करंट है उसी एम्पलीट्यूड का, तो साइन ω/t प्लस फाई लिख देंगे उसके लिए कि कितना एंगल वो फेज डिफरेंस शुरू हुआ, यानी इतना एंगल वो आगे शुरू हुआ या इतना एंगल पीछे से। अगर आगे शुरू हुआ है तो माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, और पीछे शुरू हुआ है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर आगे शुरू हुआ है तो सोचो कि इसको यहाँ पे लाने के लिए आपने इसको इतना π/2 खींच दिया, तो π/2 माइनस कर दो समझने के लिए, ऐसा कोई वो लॉजिक नहीं है। और पीछे अगर है, सोच लो अगर वो पीछे है तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, यानी उसको उतना प्लस करेंगे तो वो आपके रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो करंट आपस में क्या फेज़ है, उनका फेज़ में कितना लैग कर रहे हैं, कितना आगे पीछे हैं एक दूसरे के, इससे हमको इनिशियल फेज से पता लगता है। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट वी आर टॉकिंग अबाउट अ करंट हुज इनिशियल फेज इज 0, ठीक है, यानी टाइम इज इक्वल टू 0 से ही शुरुआत कर रहा है। तो अब हमारे पास फिर से वही बात हो गई, हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए कभी भी कोई नई चीज़ होती है इसको सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू पुट योर कंसंट्रेशन एंड पुट योर होल हार्ट एंड सोल इनटू इट, surely you are going to get out of it. Okay, so do not get worried, even if for a single time if you do not understand, watch the video once again, refer the books whatever you are having. I'm sure that it will get clear to you. Okay, if you are going to use your brain, it will get clear. तो मैंने साइनोसॉइडल वेरिएशन करता हुआ जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, I0 sin ω/t। अब आप कहेंगे ω/t क्यों लिख लिया भाई, थीटा क्यों नहीं लिखा? आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल बाय टाइम, तो थीटा को आप ω/t लिख सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से टाइम का फंक्शन बना लिया, यानी मेरा जो करंट है वो टाइम के साथ, जो हमारा करंट है I, वो टाइम के साथ इस इक्वेशन से वैरी कर रहा है, यानी कि ये करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। कभी भी किसी टाइम को डालोगे जिस टाइम पे तुमको चाहिए, मान ले ये टाइम पे मुझे करंट चाहिए, तो ये टाइम डालोगे तो इस इक्वेशन से तुम्हारा उस समय का करंट आ जाएगा।
क्योंकि करंट लगातार चेंज हो रहा है, तो हर इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू क्या होगी वो इस इक्वेशन से आएगी। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ टिल हियर। ओके, ठीक है। ओके फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब जरा मुझे ये देखिए, करंट आप देख ही रहे हैं और आई होप ये बात तो आपको क्लियर ही है कि ये मैक्सिमम करंट है, आई नॉट इज़ अ मैक्सिमम करंट। ओके, दिस इज़ द मैक्सिमम करंट आई नॉट, दोनों बस ये आई नॉट माइनस आई नॉट से आई नॉट के बीच में ही ये वैरी करता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट अगर मैं कहूँ कि इस करंट की ये साइकिल है, साइकिल वो होती है जिसके बाद फिर से करंट अपनी वैल्यू रिपीट करता है। देखिए इसके बाद, इस साइकिल के बाद फिर से ऐसे ही वेव रिपीट होगी, उधर भी ले जाइए ऐसे ही। तो साइकिल वो होती है जिसके बाद वो पूरी वेव फॉर्म रिपीट हो रही हो। ठीक है, जैसे 2 पाई यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, इतनी लेंथ वेव लेंथ होती, खैर अभी वो सब हमें नहीं जानना है क्योंकि वो तो जब साउंड वेव पढ़ेंगे वेव्स के बारे में देन वी विल कंसर्न टू इट। ओके, वी हैव गॉट एन इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं पूछूं कि अगर पूरे इस टाइम पीरियड के लिए, इस पूरे टाइम पीरियड के लिए 0 से 2 पाई के लिए या पूरे टाइम पीरियड टी के लिए मान लेते हैं, अगर हमसे कोई कहता है कि आप एवरेज वैल्यू निकालिए, तो अगर आप पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि करंट की जितनी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस एक्सिस के ऊपर सब पॉजिटिव है और इस एक्सिस के नीचे सब नेगेटिव है। तो ये पूरी साइकिल पॉजिटिव है, ये पूरी साइकिल नेगेटिव है, दोनों साइकिल एक जैसे बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में एक बराबर है। तो अगर पूरे साइकिल के लिए लेंगे तो टोटल एवरेज वैल्यू तो 0 आ जाएगी भाई। तो मेरे पास क्या फंस गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं करंट की, चूँकि क्यों एवरेज वैल्यू निकाल लूँ, करंट तो लगातार चेंज हो रहा है ना, करंट इज़ चेंजिंग एवरी टाइम। ओके, सो मैं कोई एक एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि पूरे टाइम के दौरान कितना उसमें चेंज आया। तो पूरे टाइम के दौरान अगर आप देखेंगे एक साइकिल के दौरान तो 0 कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। तो आधे साइकिल के लिए निकाल लेते हैं, यानी 0 से अगर ये पूरा टाइम जो लोग से लगा एक साइकिल कंप्लीट करने में वो t लगा, तो आधे साइकिल यानी कि t/2 टाइम में कितनी एवरेज वैल्यू आ रही है वो मैं निकालने जा रहा हूँ। फॉर्मूला आप याद रखिए, आप ये जानते हैं कि करंट को आप कहते हैं dq/dt, चार्ज बाय टाइम। अरे ये तो पढ़ा ही है ना आपने, q/t, जितना करंट फ्लो हुआ t टाइम में q चार्ज फ्लो हुआ तो वही करंट है। तो dt टाइम में यहाँ dq चार्ज फ्लो हुआ है, बात तो वही है ना। अगर 100 सेकेंड में 1 एम्पियर फ्लो हुआ है, आई होप ये बात तो समझ में आ रही है। तो सेकेंडरी है कि अगर 100 सेकेंड में मान लेते 10 एम्पियर फ्लो हुआ है, 10 एम्पियर फ्लो हुआ है, तो 1 सेकेंड में 10/100 एम्पियर फ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो जितना टाइम छोटा हो रहा है उस हिसाब से चार्ज भी छोटा हो जाएगा। ये बात आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन इन दी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, या करंट इज ऑल्सो मतलब कि कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, इसी को ही हम लोग करंट कहते हैं, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ। तो आई इज इक्वल टू dq/dt हम कहते हैं। शैल आई रब दिस डाउन, आई मीन इफ इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो t/2 साइकिल के लिए यानी कि आधे पीरियड के लिए हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। फिर से मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, I इज इक्वल टू dq/dt। ये बात समझ में आई, I इज इक्वल टू dq/dt। तो अब खुद आप सोचिए, अगर dt टाइम में यानी कि dq छोटा सा चार्ज के बारे में बात करें तो dq को आप लिख सकते हैं I dt, dq को आप लिख सकते हैं I dt, यानी छोटा सा जो चार्ज फ्लो हुआ dq वो इतना हुआ। अगर ये टोटल पूरे यानी कि आधे टाइम पीरियड के लिए कितना चार्ज फ्लो हुआ अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो मुझे टोटल आधे साइकिल का चार्ज मिल जाएगा, और ये डिवाइड कर दें कि इसमें टाइम कितना लगा होगा उसको t/2, तो यही आपका I एवरेज हो जाएगा। ये बात समझ में आई। dq चार्ज अगर फ्लो हुआ तो 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ होगा वो इतना हुआ होगा, इतनी पूरा हमने इंटीग्रेट कर दिया। टाइम कितना लिया, चार्ज इतना फ्लो हुआ, टाइम इतना लिया, तो ये आपका I एवरेज आ जाएगा आधे साइकिल के लिए, है ना। तो भाई इसको अगर चाहो तो t/2 है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 2/t हो जाएगा, 2/t लिख लो इसे, और इसे लिख लो dq। ओके, 0 से t/2,
Now you know 2 by t. The dq can be written as I dt. Okay, so 0 से t by 2 I dt आप लिख लीजिए इसको. Now as I said that I, what is I? आप ध्यान से देखिए यहाँ पे I क्या है ये बताइए मुझको. I इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है. तो I इंस्टेंटेनियस करंट है, यानी किसी भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू जो है वो I है. हमने अभी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन निकाली है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. मैं ये मान रहा हूँ कि इनिशियल फेज उसका 0 है, इसलिए केवल ओमेगा टी लिखा, फाई नहीं लिखा, ठीक है. तो I की जगह भाई ये चीज़ रख दो, 2 बाई टी, 0 से t बाई 2, I की जगह रखो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. I की जगह तुमने ये वैल्यू रख दी, ठीक है. इतनी बात समझ में आई. यहाँ तक लिखिए, इसके पहले मैं मिटा दे रहा हूँ. ओके, आई एम रबिंग दिस डाउन. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस स्मॉल इक्वेशन एंड वी विल बी गेटिंग दैट व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग द हाफ साइकिल. ओके, ऊपर से इसको लाके करते हैं. 2 बाई टी आप ऐसे लिखिए इसको. आई नॉट को भी बाहर ले लीजिए क्योंकि वो नॉन इंटीग्रेबल है, कॉन्स्टेंट है. आई नॉट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, इट्स नॉट वेरिंग. इज इट वेरिंग? सो कैन वी कीप इट आउटसाइड. 0 से t बाई 2 टाइम के लिए साइन ओमेगा टी डी टी आपको ये इंटीग्रेट करना है. अब आई होप कि ये इंटीग्रेशन आपको आता होगा. अगर ये इंटीग्रेशन नहीं आता है तो भी मैंने एक वीडियोस बेसिक मैथमेटिक्स से बनाए हुए हैं जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ज़रूरी एप्लीकेशन बताए हुए हैं. आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो आपको इंटीग्रेशन की टेक्निक ये क्लियर हो जाएगी, है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट द नीट एंड नॉन मैथ स्टूडेंट. मैथ्स वन वुड बी नोइंग दैट हाउ इट शुड बी डन. मैं थोड़ा सा एक आपको तरीका बता देता हूँ. आप साइन एक्स डी एक्स, यानी कि अगर ये साइन टी डी टी होता तो उसका कॉस टी लिख लेते हैं, लेकिन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, ओमेगा टी को आप मान लेते हैं, आपने एम मान लिया. इस पूरी इक्वेशन को टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. डिफ्रेंशिएटिंग मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग, ये सब चीज़ें वैसे आपको पता होनी चाहिए. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इधर ओमेगा बचेगा, उधर हो जाएगा डी एम बाई डी टी. दोनों तरफ d बाई डी टी कर दिया तुमने, तो t का ओमेगा बाहर, ये 1 हो गया, और वो तो dm बाई डी टी हो गया. इससे क्या हुआ, dt की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ओमेगा dm. तो क्या करोगे इस इक्वेशन में, आप देखिए, साइन ओमेगा t की जगह आप m लिख लीजिए और dt की जगह लिख लीजिए 1 अपॉन ओमेगा dm. चाहे तो 1 अपॉन ओमेगा बाहर लिख लीजिए और ये हो गया dm. इससे क्या होगा भाई, साइन m का कॉस m हो जाएगा. अब आपको पता है, तो माइनस कॉस एम, सॉरी, तो माइनस कॉस एम अपॉन ओमेगा हो गया ये, जिसको आप चाहें तो माइनस कॉस एम को वापस ओमेगा टी लिख लीजिए अपॉन ओमेगा. ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस खूब करो यार. सारा खेल प्रैक्टिस का है. जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक ये क्लियर होता जाएगा. माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया. वापस आते हैं, 2 आई नॉट बाई टी. अब ये इंटीग्रेट होकर, ये सब इंटीग्रेट होकर इतना आ गया है, तो इसको चाहे तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा रखिए और वहाँ पे लिमिट रख दीजिए 0 से t, ठीक है. 2 आई नॉट बाई टी, ओमेगा भी बाहर ले लो और माइनस भी बाहर ले लो, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी पर केवल वैल्यू रखनी है 0 से t. तो एक काम करते हैं, 2 आई नॉट बाई टी ओमेगा, I think it is visible in the camera whatever I am writing. Okay, 2 I naught by t cos omega t पर आपने cos omega t की जगह आपने cos omega t की जगह आपने रख दिया t, ठीक है. t की जगह आपने ये t रख दिया, माइनस cos omega t की जगह आपने रख दिया 0, ठीक. तो देखो भाई क्या आ गया, 2 I naught by t ओमेगा कॉस ओमेगा. अब चाहो तो तुम ये रिलेशन जानते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. आई थिंक ये सब चीज़ें आप जानते हैं. तो या तो ओमेगा को टी के टर्म्स में रख दो 2 पाई बाई टी, या टी को आप 2 पाई बाई ओमेगा रखिए, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो यार. हम एक काम करते हैं, ओमेगा है, टी को ही रख दे देते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस ओमेगा इंटू 0 0 हो गया, यानी कॉस 0. अब कुछ बचा ही नहीं, ओमेगा से ओमेगा कट गया, कॉस 2 पाई की वैल्यू -1 होती है और कॉस 0 तो -1 होता ही है. तो -1 इधर आ जाएगा, -1 उधर आ जाएगा, -1 -2 हो जाएगा. वो माइनस और जो इसमें माइनस लगा हुआ था मिलकर प्लस हो जाएंगे,
और ये हो जाएगा 2I0 T/ओमेगा इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, माइनस माइनस मैंने आपस में मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दिया है। आई होप ये चीज़ दिख नहीं रही होगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। तो जो आपके पास आया, मैं ये मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये मिटाया जा सकता है, ठीक है, ओके। तो देखिए आपके पास आ गया 2I0/T और वो हो गया 2। अब इसको और सॉल्व कर लो यार, 2I0/T, ओमेगा को चाहो तो फिर 2π/T लिख लो, इंटू 2 है ही आपके पास, T से T कट गया, 2 से 2 एक कट गया, तो 2I0/π आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू आ गई आपकी करंट की आधे साइकिल के लिए। फॉर अ हाफ साइकिल यू गॉट एन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। 2/π को आप सॉल्व भी करेंगे तो साइड ये आ जाएगा, 2 सॉल्व कर लीजिए, 22/7 करोगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो 211 कर लो, तो 7 से जब करोगे तो 11 पॉइंट करो, 0 बढ़ाओ, 6 ज़ा 66, 4 0 करोगे, 11 3 ज़ा 33, 7 0, तो 0.636I0 के लगभग आएगा, यानी मैक्सिमम करंट की 0.636 अमाउंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आरएमएस करंट का डेरिवेशन, आरएमएस करंट कैसे निकाला जाता है।